वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। तो देखिए 200 क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे पॉलिटी की हमारी सीरीज चल रही है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, आपके आरओ एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ में यूपीपीसीए 2025 प्री के लिए भी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें। और चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट भी करते हैं। और साथ में अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है आरओ एग्जाम की यूपीपीसीए 2025 की, तो एक बार लगा जरूर लीजिएगा इन नंबर्स पे कॉल करके। अब देखो 201 वाले क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, नागरिकों और विदेशियों को मौलिक अधिकारों की उपलब्धता के संबंध में सही कथन चुने। जो फंडामेंटल राइट्स है, आपको पता है ना कि ये कुछ ऐसी राइट्स होती हैं जो सिटीजन और फॉरेनर दोनों को दी जाती है और कुछ ऐसी होती है जो सिर्फ नागरिक को मिलती हैं। तो इसी को लेकर हमें बताना है कि कौन सी जो आपकी राइट्स है वो दोनों को मिली हुई है, आपका क्या कहते हैं, फॉरेनर्स को भी और सिटीजन को भी। तो पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध दोनों के लिए उपलब्ध है। मतलब प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इज अवेलेबल टू बोथ। तो ये बिल्कुल गलत है। ये जो आपका मौलिक अधिकार है ये सिर्फ आपके नागरिकों को मिला हुआ है। ठीक है, अब आप ये समझो अगर मान लो फॉरेनर्स को भी दे देंगे तो फिर वो भी बोलेंगे आगे कि भैया हम भी सरकारी नौकरी के फॉर्म भरेंगे। कोई आपका अंग्रेज आ रहा है कि हमें भी भैया एसडीएम बनना है, हमें भी आरओ बनना है। तो ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों के लिए होता है तो वो भी जो है फिर वो भी आपसे कहता है कि हमारे साथ में आप लोग डिस्क्रिमिनेशन ना करिए, हमको भी फॉर्म भरने दीजिए, हम भी तैयारी करेंगे। लेकिन ये जो राइट है ये सिर्फ आपका किसको मिल रखा है, हमारे नागरिकों को मिल रखा है। दूसरा क्या बोला जा रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो है ये सिर्फ नागरिकों को है। तो ये गलत है। ठीक है, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये दोनों को मिल रखा है। ये सेकंड वाली जो है ना ये आपका सिटीजन को भी है और फॉरेनर को भी है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, दोनों ही स्टेटमेंट गलत लग रही है, डी वाला जो है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल वगैरह जो है ना वो भी ध्यान रखने हैं। अब जैसे यहाँ पे आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वाला जो है ये है आर्टिकल 15। ठीक, और पर्सनल लिबर्टी वाला ये है आर्टिकल 21। समझे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब इसमें बात हो रही है आपकी वही फंडामेंटल राइट के बारे में बात हो रही है और बोला जा रहा है बताइए कौन सा कथन जो है गलत है। ठीक, सभा की स्वतंत्रता में जनसभा करने का अधिकार और हड़ताल करने का अधिकार शामिल है। फ्रीडम ऑफ असेंबली में आपका राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स भी और राइट टू स्ट्राइक भी। तो गलत है, फ्रीडम ऑफ असेंबली में सिर्फ राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स आता है, स्ट्राइक नहीं आता है। ठीक है, आपका सभा करने का अधिकार दिया गया है, हड़ताल नहीं करनी है। अब आप ये समझो आप लोग को ट्रेन से जाना है अपना फॉर्म आपका एग्जाम देने और रेलवे के जो एम्प्लॉय है वो कह रहे हैं हम स्ट्राइक पे जाएंगे, तो भैया वो मौलिक अधिकार थोड़ा ना है। फिर क्या बोला जा रहा है, सभा की स्वतंत्रता का प्रयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर ही किया जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट सही है। आपको अगर कहीं पे सभा करनी है ऐसा थोड़ा ना किसी घर में घुस के प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कर लोगे। जो पब्लिक जगह है, कोई पार्क है, कोई आपका ग्राउंड है, वहीं पे हो सकती है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बोला जाता है कौन सी गलत है कौन सी इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट है सिर्फ पहले वाली। ठीक है, ए वाला, दूसरा तो सही था ना। फिर आगे देखो, हमारी प्रस्तावना प्रियम्बल के बारे में बात हो रही है। इसे संविधान की कुंजी माना जाता है, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है, और संविधान का हिस्सा भी है ये। तो करेक्ट आंसर इसमें हो गया आपका सी वाला। ठीक, 204 देखो, इसमें बात हो रही शैडो कैबिनेट की। तो शैडो कैबिनेट का जो सिस्टम है ना ये हमने ब्रिटिशर से लिया हुआ है, मतलब हमने नहीं लिया, ये वहां पर होता है, ब्रिटिश में होता है। होता क्या है ना, जो आपकी सरकार बनेगी वैसी जो विपक्ष की पार्टी होगी ना, जैसे मान लो जो गृह मंत्री है, जो अलग अलग विभाग है सरकार में, वैसे ही विभाग ऑपोजिशन भी ना अपने बना लेगी ताकि उनके लोगों, सरकार के जो मंत्री ना उन पे नजर रखी जा सके। फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के बारे में बात हो रही है आपके। ठीक है, जो आपका निवारक निरोध कानून होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है, कोई अगर मान लो हमें पुलिस को लग रहा है कि ये जो है आगे चल के कोई आपका कांड कर सकता है, मतलब कोई क्राइम कर सकता है, तो उसको फिर गिरफ्त में ले लिया जाता है। ठीक, जिस आपके आधार पर लिया गया है, मतलब जो आपका ग्राउंड्स है वो बताना पड़ता है जिसको आपका नजरबंद किया है। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये तो बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, ओनली पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये गलत है, पार्लियामेंट नहीं, आपका पार्लियामेंट भी बना सकता है और राज्य की विधानसभा भी बना सकती है। ठीक है, दूसरा गलत है। अब बोला क्या जा रहा है, गलत कथन चुनना है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट तो आपका सेकंड वाला है ना, बी वाला जो है ये जो है गोला भर के आओगे, मतलब बढ़िया क्वेश्चन आज दिख रहे हैं। ठीक है, फिर आइए, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था उसमें मुझे जरा क्या क्या चीजें बताई गई हैं।
और इनकरेक्ट बताना है गलत। तो भारत को संप्रभु राज्य घोषित किया, बिल्कुल सही है। और फिर गवर्नर जनरल को बोल दिया था ये सिर्फ एक नॉमिनल हेड होंगे, संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करेंगे। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन बोला जा रहा था इनकरेक्ट बताओ, इनकरेक्ट बताना है ना। इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है भाई, तो हम लोग क्या मार्क करके आओगे, ए वाला, नाइदर 1 नॉट 2, ठीक है। फिर आगे देखो 207। अब इसमें आपके इमरजेंसी के बारे में बात हो रही है। तो देखो इमरजेंसी का जो प्रावधान है ना वो हमने जर्मनी से ले रखा है, बिल्कुल सही है। और ये संविधान की एकात्मक विशेषता दिखाता है, मतलब यूनिटरी फीचर। यूनिटरी फीचर का मतलब होता है कि केंद्र सरकार जो है ना वो ज्यादा पावरफुल है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी वाला जो है इसका आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 208 देखो, आर्टिकल 51 है जो आपका मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में क्या क्या चीज दे रखी है उसमें। उसमें राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात हो रखी है जो पहली ड्यूटी है, और राष्ट्रीय गान के बारे में। करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा, बी और सी। जो राष्ट्रगीत है ना उसके बारे में बात नहीं हुई है। फिर आइए, किस अनुच्छेद के तहत स्पीकर डिप्टी स्पीकर को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा देता है। तो देखो एक फैक्ट तो हमको ये पता लगा कि स्पीकर किसको इस्तीफा देंगे, डेप्यूटी स्पीकर को, इसको याद कर लेना। उसके बाद भैया कौन से आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 94 अनुच्छेद 94, ठीक है। कौन सा आर्टिकल हो गया भैया आपका, आर्टिकल 94। फिर आओ, राज्यसभा के उपसभापति का पद संविधान के अनुच्छेद 89 के तहत सृजित किया जाता है, बिल्कुल सही है। डेप्यूटी चेयरमैन का जो आर्टिकल है वो 89 है। और इस समय पे आपके वर्तमान जो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन है वो कौन है, श्री हरिवंश, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे भी क्या बात हो रही है, गलत कथन चुनना है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है, कौन सा गोला लगाओगे भैया, डी वाला लगा देंगे हम लोग गोला, ठीक। फिर आगे देखो, भारत के संविधान की उद्देशिका प्रियम्बल में कितने प्रकार के न्याय बताए गए हैं। तो 3 तरीके के न्याय, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 तरीके के न्याय हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, कौन सा गवर्नेंस सिस्टम है, तो ये पार्लियामेंट्री, सी वाला है, ठीक है। तो जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, ठीक है, संसदीय सिस्टम, इसमें कौन सा चीज करेक्ट है, करेक्ट है डी वाला। देखो जो आपका लेजिस्लेचर है ना वो कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को, मतलब क्या है, विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। कैसे, जैसे आपका मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ये आपका किसका हिस्सा होंगे, लोकसभा का ही तो हिस्सा होंगे। लोकसभा इनको हटा भी सकता है, हिस्सा इसके, लोकसभा इनको कंट्रोल भी करता है, ठीक है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया ना तो इनको हटना पड़ता है। फिर इन अ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑल एग्जीक्यूटिव पावर, जो राष्ट्रपति वाला शासन होता है, मतलब राष्ट्रपति शासन नहीं, जो पद्धति होती है उसमें शक्तियां प्रेसिडेंट के पास ही होती है। तो 214 का ए वाला हो गया। 215 देखो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार भैया अपना अथॉरिटी कहां से प्राप्त करती हैं, तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन से, भारतीय संविधान से, ठीक है। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। भारतीय संविधान देखो भैया आपका रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, कठोर भी है, लचीला भी है। मतलब कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको बदलने के लिए 2/3 बहुमत संसद की चाहिए, आधे राज्यों से भैया पास कराना है, और कुछ प्रावधान ऐसे सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाते हैं। जो आपके नए राज्य का गठन करना है इसकी शक्ति किसके पास है, ये पार्लियामेंट के पास ही होती है। 217 का कौन सा हो गया, ए वाला हो गया। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 भैया जो भारत है हमारा वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का यूनियन है। कितनी सीटें लोकसभा में यूनियन टेरिटरी के लिए रिजर्व्ड है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए, तो ये है टोटल 20 सीटें, कितनी, 20। फिर आगे आओ, आपका राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात हो रही है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बोला जा रहा है राष्ट्रीय आपातकाल केवल लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव से रद्द किया जा सकता है, गलत है। आपका जो नेशनल इमरजेंसी है ना, प्रेसिडेंट अपना प्रोक्लेम कर सकते हो, तुरंत जो है वो बंद हो जाती है इमरजेंसी, पहला गलत है। और दूसरे वाला बोला जा रहा है कि भैया कोई स्पेशल सिटिंग होती है, स्टेटमेंट भी गलत है, दोनों गलत है। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, कोई करेक्ट तो दिख नहीं रहा ना, करेक्ट स्टेटमेंट चुनना, तो डी वाला जो है इसका गोला क्या है हम लोग भर के आएंगे। देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, करेक्ट इनकरेक्ट वाले, जिसमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये काफी मतलब कंफ्यूजिंग होते हैं एग्जाम के लिए, इसीलिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। फिर आओ, सिक्किम को भैया पूरा राज्य जो है हमने भारत में कौन से संशोधन से मिलाया है, तो ये 36, ठीक है। कब हुआ है, 1975 में। पहले सिक्किम जो है भारत का राज्य नहीं था, कंप्लीट राज्य 1975 में बना है। फिर जो भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया है, तो ये आपका 2006 में, 2006 में करा गया है। सिटीजनशिप एक्ट जो है, पहली बार नागरिकता अधिनियम, ये पहले भी बात कर चुके हैं, तो ये पास हुआ है 1955 में। कब हुआ है, 1955। फिर आ गया, अब इसमें क्या बोला जा रहा है भैया, बड़ा लंबा है।
बस इसमें ये बात हो रही है, आप इसको एक बार पढ़िए। बात ये हो रहा है प्रियम्बल में संशोधन हुआ एक बार। पहले भैया हमारा जो प्रियम्बल था वो संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था, तो उसके बाद में संशोधन के बाद में संप्रभु समाजवादी नया वर्ड आया, धर्मनिरपेक्ष एक नया वर्ड आया, लोकतांत्रिक पहले था गणराज्य में बदला गया, ठीक है। मतलब दो वर्ड आपके समाजवादी धर्मनिरपेक्ष नए वर्ड आ गए, और फिर राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया। मतलब एक ही बार संशोधन हुआ है, और कौन से संशोधन से हुआ है वो 42nd, कौन से अमेंडमेंट से, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और ये आपका कब पास हुआ था, 1976 में, 1976 में, ठीक है। फिर आइए, अगर कोई बिल है उसको हमें क्या करना है, कानून बनाना है, ठीक है। तो कैसे, दोनों सदनों से पास कराना, और फिर उस पर सहमति किसकी चाहिए, राष्ट्रपति जी की चाहिए, हमारे प्रेसिडेंट की चाहिए, ठीक है। 226 देखो, अब इसमें बोले जरा कौन सा पेयर जो है इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट पहले वाले दे रखा है, ठीक है। आर्टिकल 38 बोला जा रहा है, क्या बात करता है, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, तो ये गलत है आपका, ठीक है। मैं आपको दिखाता भी हूँ। तो देखो आर्टिकल 38 में आ रहा है वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये 38 गलत है। डीपीएसपी जितनी है ना सब याद कर लेना, फंडामेंटल राइट के आर्टिकल भी डीपीएसपी के भी और ड्यूटीज के भी आते हैं। मनी बिल को लेके भैया क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो मनी बिल के बारे में बोला जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। लोकसभा के पास में शक्तियां होती, राज्यसभा के पास में कुछ ज्यादा शक्तियां नहीं है, ठीक है। राज्यसभा पास करे ना करे उससे कोई भी मतलब नहीं है। गलत स्टेटमेंट कौन सी है, वो है सी वाली। क्या बोला जा रहा है, राज्यसभा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, राज्यसभा कर सकता है, बिल्कुल गलत है। राज्यसभा से भैया बस दिया जाता है, 14 दिन के अंदर उनको वापस करना होता है, नहीं करोगे तो पास माना जाएगा, ठीक है। सी वाला गलत है। मतलब लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा आपका मनी बिल, उसके बाद में लोकसभा ही पास करेगा, राज्यसभा की कोई शक्ति नहीं है। अब इसमें भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वो कौन सी है, वो है आपकी दिल्ली और पुडुचेरी, बी वाला, ठीक है। फिर भैया राष्ट्रपति का अगर महाभियोग चलाना, इंपीचमेंट हटाना है उनको अपने ऑफिस से, तो कितने दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ता है, तो ये है आपका करेक्ट आंसर 14 दिन का, ठीक है, बी वाला। फिर आइए, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब इसमें से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। प्रेसिडेंट का भैया पोस्ट खाली, कोई भी रीजन हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो कौन बनता है प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट, तो चीफ जस्टिस, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अब 231 देखो, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, कौन सा आर्टिकल है, तो ये है आर्टिकल 53। फिर आओ, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं, ऑर्डिनेंस, जब संसद सत्र में नहीं होता है, ठीक है, मैं समझा चुका हूं, इस चैनल पे वीडियो बन रखी है ऑर्डिनेंस, एससीएस बैकअप चैनल डालना आ जाएगी, ऑर्डिनेंस अच्छे डिटेल में समझाया हुआ है। तो जब संसद सत्र में नहीं होगा तो उस वजह से उनको भैया आपका ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है, टेम्पररी कानून होता है। और कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 123, ठीक। अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह लेनी हो, किससे, उच्चतम न्यायालय से कोई परामर्श करना है, तो फिर कौन से आर्टिकल के तहत करोगे, आर्टिकल 143, 143, ठीक है। आगे देखो, इनमें से कौन चीफ जस्टिस जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, कौन से बने, तो ये है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, बी वाला हो जाएगा। वकीलों के स्वर्ग के रूप में भारतीय संविधान की आलोचना किसने की, इसका मतलब यह है कि जो संविधान लिखा है ना वो इतनी टेक्निकल भाषा में लिखा है कि उसको वकील ही समझ सकते हैं, मतलब कहने का मतलब ये था इसमें। तो ये किसने बोला है, ये सर आइवर जेनिंग्स ने बोला, ए वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो मीडिया है आपकी प्रेस, वो प्रेस कौन सी समझ रहे हो, जो मीडिया है हमारी, ठीक है, ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आपका बताता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19, ठीक। राइट टू फ्रीडम भैया इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्ड बाय 4 आर्टिकल, 4 आर्टिकल हैं स्वतंत्रता का जो अधिकार है, कौन से आर्टिकल्स में दे रखा है ये चीज, तो ये है आपका आर्टिकल 19 से 22, 19 से 22, ठीक है, इधर दे सकते हो, ये रहा आपका, ठीक, 19 से 22। आगे आओ, भारतीय संविधान में जैसा निहित निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, फंडामेंटल राइट में इसमें से कौन सा नहीं आता, तो ये है आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वालिटी, ये आपको डीपीएसपी में देखने को मिलेगी, ठीक है। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, कहां पे देखने को मिलती है, डीपीएसपी में। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है, ठीक है।
कौन सा आर्टिकल है ये जिससे ग्राम पंचायत बनाने जरूरी है, जो स्टेट गवर्नमेंट को बताता है कि आपको बनाना है? तो आर्टिकल 40। आर्टिकल कौन सा? 40। देख सकते हो इधर आर्टिकल 40 विलेज पंचायत को लेके आपकी बात हो रही है। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चंस बचे हैं, 11 बचे हैं और। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स अ पर्सन्स राइट टू ट्रैवल अब्रॉड? मतलब अगर परदेश जाना है, ठीक है, फॉरेन जाना है, तो कौन से आपको मौलिक अधिकार के तहत आपका राइट है? आर्टिकल 21, वही राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया है आपकी जुडिशरी, न्यायपालिका, न्यायपालिका में भी सुप्रीम कोर्ट। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो ये है आपका हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी रिट हाईकोर्ट जारी करता है? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। संपत्ति के मौलिक अधिकारों कब समाप्त किया गया? पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना, वो भी फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन इसको बाद में हटाया गया। और कौन से आर्टिकल के तहत हटाया? 44th अमेंडमेंट। मतलब कौन से संशोधन के तहत? 44th अमेंडमेंट 1978 में जो हुआ है। ये देखो कौन सा आर्टिकल फॉरेन पॉलिसी को लेके बात करता है? ठीक है, फॉरेन पॉलिसी, तो ये है आपका आर्टिकल 51। ये आपका किसमें? डी वाला। ठीक है, आर्टिकल 51 ये किसमें आपको देखने को मिलेगा? वही डीपीएसपी में आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? मतलब फंडामेंटल ड्यूटी जो ऐड हुई, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 51A, ये है बी वाला है। 245 का कौन सा हो जाएगा आपका? बी वाला हो जाएगा। 46 देखो, कितनी फंडामेंटल ड्यूटी स्वर्ण सिंह कमेटी ने सजेस्ट करी थी कि इंक्लूड करना है? तो 8 करी थी। 8 बोली गई थी, लेकिन फिर कितनी शामिल करी गई थी? 10। ठीक, और इस समय पे कितनी है प्रेजेंट? 11 है। एक 2002 में भी ऐड हुई है। फिर आओ, सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन हुआ है, 2005 का है। और ये संशोधन जो है अमेंडमेंट, ये कब हुआ है? ये आपको देखने को मिलता है 2019 में। ठीक है, 2019 में। 248 देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात हो रही है। कौन सा आपका असत्य स्टेटमेंट है? ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आता है और अगर पास हो गया सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो गलत स्टेटमेंट इसको लेके है डी वाला। इसके लिए जो लाना पड़ता है, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। लोकसभा में इसको अपनाने के लिए इसके कारणों को बताना चाहिए, तो ये गलत है। ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि कारण बताना होता है। ठीक है, 249 देखो, अब इसमें बात हो रही जो लीडर ऑफ अपोजिशन है। ठीक है, तो ये जो एक्ट है, ये हमारे पार्लियामेंट से, ये जो कानून है, ये पास कब हुआ है? तो ये पास हुआ है 1977 में। बी वाला हो जाएगा 1977। फिर इसमें पंचायती राज के बारे में बात हो रही है। देखो पंचायती राज में कम से कम मिनिमम 33% का जो आरक्षण है ना, वो आपको महिलाओं को देना होता है। लेकिन कुछ राज्यों ने आरक्षण 50% का दे रखा है। कितना? 50% का दे रखा है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कितने, कौन कौन से राज्य हैं इसमें, इनमें से। ठीक है, तो उत्तराखंड भी है, त्रिपुरा है और फिर असम है। इन लोगों ने 50% का आरक्षण दे रखा है। करेक्ट आंसर हो गया आपका बी वाला। ठीक, तो चलो 50 क्वेश्चन आज के देख लिए। ठीक है, आधी सीरीज कंप्लीट हो गई है। अब 250 क्वेश्चन बचे हैं आपके। आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। आरओ यारो के लिए देखना जरूर, कट ऑफ जो है निकालने में बहुत हेल्पफुल है ये सीरीज। ठीक है, क्वालिटी पूरी आप समझो, इससे तैयार भी हो जा रही है। सब कुछ पूरा सिलेबस के आपके एमसीक्यू हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस। ठीक, और साथ में आरओ यारो का हमारा सिलेक्शन मटेरियल अगर आप लेना चाहते हो, जैसे पॉलिटी का है नोट्स फॉर्म में, ठीक है, तो आप ये ले सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। आरओ यारो की टेस्ट सीरीज चल रही है। और जो बच्चे यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस 2025, यूपी पीसीएस 2026, इन दोनों का पेड ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो गया है एससीएस का, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके।